नमस्कार दोस्तों, डैफोडिल कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश कुमार साहू। हमारा जो टॉपिक चल रहा था संधि का, और संधि के टॉपिक में हमने संधि की परिभाषा पढ़ ली है। संधि के जो तीन भेद हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। एक स्वर संधि है, एक व्यंजन संधि है, एक विसर्ग संधि है। स्वर संधि में हमने ये पढ़ा है कि जहाँ पर स्वर प्लस में स्वर का मेल होगा और कोई विकार उत्पन्न होगा वहाँ पर क्या होगी, संधि होगी। और स्वरों में होने वाले विकार के आधार पर जो स्वर संधि के जो भेद हैं वो स्वर संधि के भेद कितने माने जाते हैं? 5 भेद माने जाते हैं। 5 में से एक हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ लिया है, एक गुण स्वर संधि पढ़ लिया, एक वर्धी स्वर संधि। दीर्घ संधि में हमने सामान्य पहचान ये पढ़ी है कि जहाँ पर शब्दों के मध्य या तो आ की मात्रा मिलेगी, या दीर्घ ई की मात्रा मिलेगी, या फिर दीर्घ ऊ की मात्रा मिलेगी। उसके बाद में हमने गुण संधि के बारे में पहचान ये पढ़ी है कि आपको शब्दों के मध्य जहाँ पर एक मात्रा हो या शब्द के अंत में आधा रहे हो वहां पर लगभग संधि कौन सी होगी? गुण संधि होगी। और गुण संधि में 3 परिवर्तन होंगे। एक स्थान पर ए बनेगा, एक स्थान पर ओ बनेगा, और एक स्थान पर क्या बनेगा? अर बनेगा। यदि ए आ के बाद में ई और ई आ जाता है तो दोनों के योग से ए स्वर का रचना होगी, और ए आ के बाद में यदि ऊ और ऊ हो तो ओ स्वर की रचना होगी, और यदि ए आ के बाद में री आ जाए तो क्या होगा? अर बनेगा। इसके बाद हमने वर्धित संधि में ये पढ़ा है कि वर्धित संधि के अंदर 2 परिवर्तन हमने पढ़े कि यदि ए आ के बाद में ए और आई आ जाए तो दोनों स्वरों का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा? आई में हो जाएगा। या फिर ए आ के बाद में ओ और औ आ जाए तो दोनों का परिवर्तन किस में हो जाता है? औ में हो जाता है। तो इस प्रकार हमने स्वर संधि के जो भेद हैं उसमें 3 पढ़ लिए हैं। आज हम आगे पढ़ेंगे संधि के जो 3 भेद है उसमें हमने पहला जो स्वर संधि पढ़ा है, और स्वर संधि के जो उपभेद पढ़े, और स्वर संधि के उपभेद हमने कितने पढ़े हैं? 5 पढ़े हैं। 5 में से एक हमने दीर्घ पढ़ लिया है, दीर्घ स्वर संधि पढ़ ली है, दीर्घ स्वर संधि। एक हमने गुण स्वर संधि पढ़ ली है, और तीसरी हमने वर्धी स्वर संधि पढ़ ली है, वर्धी स्वर संधि। स्वर संधि के जो 5 उपभेद है उसमें दीर्घ स्वर संधि हो गए, गुण हो गए, वर्धी हो गए। इसके बाद में चौथा जो भेद हम पढ़ेंगे वो है यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि। और 5वां जो भेद पढ़ेंगे वो 5वां है अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। इस प्रकार ये स्वर संधि के क्या है? 5 भेद हैं। दीर्घ संधि के उदाहरण हमने पढ़ लिए हैं, गुण संधि के उदाहरण पढ़ लिए हैं, और वर्धी संधि के उदाहरण पढ़ लिए हैं। वर्धी संधि में 1-2 अपवाद रह गए थे। अपवाद की हम बात करें तो वर्धी संधि के जो अपवाद हैं उसमें एक उदाहरण है कि एक उदाहरण दे रखा है आपको, अक्ष प्लस में ऊहीनी, अक्ष प्लस में ऊहीनी दे रखा है। अब देखो हम देखें यहाँ पर स्वर देखें तो यहाँ पर क्षय के अंदर यहाँ पर जो स्वर देखें, यहाँ पर स्वर कौन सा आ रहा है? ए आ रहा है। ए के बाद में यहाँ पर जो स्वर है वो कौन सा है? ऊ स्वर है। अब हमने गुण संधि में ये पढ़ा है कि यदि ए आ के बाद में ऊ और ऊ आ जाए, यदि ए या आ के बाद में क्या आ जाए? ऊ और ऊ आ जाए तो दोनों का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाता है? ओ में हो जाता है। यहाँ पर यदि हम बात करें कि पहले ए आ रहा है और ए के बाद में क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है, तो नियम के अनुसार यहाँ पर इसका जो परिवर्तन है वो किस में होना चाहिए? ओ में होना चाहिए। लेकिन ये अक्ष प्लस में ऊहीनी के अंदर यदि हम नियम के अनुसार देखें तो ये शब्द क्या बनेगा? अक्षय। अब ए के बाद में ऊ आ रहा है तो यहाँ पर एक मात्रा लगाएंगे, ही, न का परिवर्तन अड़य में हो गया, शब्द क्या हो गया? अक्षोहिणी हो गया। लेकिन शब्द शुद्धि के आधार पर ये शब्द क्या माना जाता है? अशुद्ध माना जाता है। तो यहाँ पर एक मात्रा न करा, यहाँ पर मात्रा कितनी आती है? 2 आती है। तो 2 मात्रा आती है तो यहाँ पर अपवाद होगा। और अपवाद किस प्रकार होगा कि ए आ के बाद में यदि ऊ आ जाए तो आपको इसका परिवर्तन ओ में नहीं करना है, अपवाद स्वरूप इसका परिवर्तन आपको किस में करना है? औ में करना है। अब इसका हम शब्द बनाएंगे तो ए का ए लिख दिया आपने, क्षय, इस पर मात्रा किसकी लगाएंगे? औ की लगाएंगे, है का है। न का जो परिवर्तन है व्यंजन संधि के अनुसार किस में हो गया? अणय में हो जाए, और ये शब्द क्या हो जाएगा? अक्षोहिणी हो जाएगा। तो शब्द शुद्धि के आधार पर इस पर जो मात्रा आएगी वो कितनी आएगी? 2 आएगी। और यदि आपको इसके अंदर संधि पूछे तो अक्षोहिणी के अंदर संधि कौन सी करनी है? आपको वर्धी संधि करनी है। और संधि विच्छेद किसके आधार पर होगा? गुण संधि के आधार पर इसका क्या हो रहा है? संधि विच्छेद हो रहा है। तो इसलिए वर्धी संधि का क्या माना जाता है? एक अपवाद है। संधि पूछे तो यहाँ पर क्या करनी है? वर्धी संधि करनी है। और इसका संधि विच्छेद पूछे तो क्या करना है? अक्ष प्लस में क्या करना है? ऊहीनी। अक्षोहिणी का अर्थ क्या होता है? जो कौरव पांडवों की जो सेना थी
उस संज्ञा के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या शब्द का प्रयोग किया गया है? अक्षयणी के अंदर। एक अपवाद हो रहा है वर्ती संधि के अंदर, हम देखें एक शब्द है दे रखा है पर प्लस में उड़ दे रखा है। पर प्लस में क्या दे रखा है? उड़ दे रखा है। अब यहां पर भी देखें तो यहां पर रे के अंदर जो स्वर है वो कौन सा आ रहा है? ए आ रहा है। ए के बाद में यहां पर स्वर कौन सा आ रहा है? उ आ रहा है। तो यहां पर नियम के अनुसार तो इसका परिवर्तन किस में होना चाहिए? ओ में होना चाहिए। और ओ में यदि परिवर्तन होगा तो ये शब्द क्या बन जाएगा? प्रौढ़ हो जाएगा। लेकिन ये शब्द शुद्धि के आधार पर ये शब्द क्या माना जाता है? अशुद्ध माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर भी जो संधि है वो अपवाद स्वरूप यहाँ पर आपको ओ में परिवर्तन नहीं करना है। ए के बाद में यदि उ आ जाए तो यहाँ पर इसका जो परिवर्तन होगा वो किस में होगा? औ में होगा। अब इसका यदि हम शब्द बनाएंगे तो पै का पै, इस पर मात्रा कितनी आएगी? 2 आ जाएगी। और ढह का ढह, या पर प्लस में उड़ से ये क्या हो जाएगा? प्रौढ़ हो जाएगा। अब इसके अंदर यदि आपको संधि पूछे तो संधि यहाँ पर कौन सी है? वर्ती संधि है। और संधि विच्छेद पूछे तो संधि विच्छेद इसका क्या होगा? पर प्लस में क्या होगा? उड होगा, न कि यहाँ पर ओड या आउड होगा। ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर संधि कौन सी है? वर्ती संधि। और इसका संधि विच्छेद किसके आधार पर हो रहा है? गुण संधि के आधार पर हो रहा है। इसी प्रकार एक शब्द और है प्रह प्लस में उह। उह का अर्थ क्या होता है? तर्क होता है। उह का अर्थ क्या है? तर्क है। अब इसके अंदर देखें तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है? ए के बाद में उ आ रहा है। नियम के अनुसार ए और उ का मेल क्या होना चाहिए? ओ में होना चाहिए। संधि क्या होना चाहिए? गुण संधि होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर गुण संधि नहीं है। ए के बाद में यदि उ आ रहा है तो अपवाद स्वरूप आपको इसका परिवर्तन किस में करना है? औ में करना है। तो औ में करना है। यहाँ पर ये शब्द क्या रहेगा? प्रो है, विशेष तर्क हो जाएगा। विशिष्ट तर्क पर प्लस में उ है। तो ये उदाहरण एक प्रो हो गया, एक प्रौढ़ हो गया, एक अक्षोहिणी हो गया। ये तीन जो उदाहरण है वो क्या है? वर्ती संधि के क्या है? अपवाद है। यहाँ पर जो संधि है वो कौन सी है? वर्ती संधि है। लेकिन इसका जो संधि विच्छेद है वो किसके आधार पर हो रहा है? गुण संधि के अनुसार हो रहा है। इस प्रकार हमने स्वर संधि के अंदर दीर्घ संधि पढ़ लिया है, गुण संधि पढ़ लिया है और वर्ती संधि पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे यण स्वर संधि। संधि का जो चौथा भेद है वो है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। अब देखो यण स्वर संधि के अंदर तीन परिवर्तन होंगे। तीन परिवर्तन किस प्रकार होंगे? एक परिवर्तन क्या होगा? एक स्वर है हमारे पास ई और ई स्वर है। ई और ई स्वर के बाद में यदि कोई भी असमान या भिन्न स्वर आ जाएगा, कोई भी भिन्न स्वर आ जाएगा तो इस ई और ई का जो परिवर्तन है वो किस में करना है? आपको यह में करना है। पहला परिवर्तन तो यण संधि के अंदर क्या होगा? ई और ई के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है। भिन्न स्वर से तात्पर्य यह है कि जो 11 स्वर हमने पढ़े हैं उनमें ई और ई नहीं आना चाहिए। ई और ई के अलावा जो 9 जो शेष स्वर है उनमें से कोई भी यदि स्वर आ जाएगा तो आपको ई और ई का जो परिवर्तन है वो किस में करना है? यह में करना है। एक विशेषता इसकी ये है कि उ और उ के बाद पहले उ स्वर आ रहा है, उसके बाद में भी क्या है? उ स्वर है। और उसके बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो आपको उ और उ का जो परिवर्तन है वो किस में करना है? आधे व में करना है। दूसरा परिवर्तन क्या करना है? उ और उ के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए, मतलब उ और उ नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्वर आए तो उ और उ का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा? व में हो जाएगा। और यण संधि के अंदर तीसरा जो परिवर्तन क्या होगा? यदि पहले री स्वर की मात्रा आ रही है और री के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है, मतलब री नहीं आ रहा है, री के अलावा कोई भी स्वर आ रहा है तो आपको री का जो परिवर्तन है वो किस में करना है? र में करना है। तो यण संधि के अंदर तीन परिवर्तन होंगे। एक स्थान पर यह बनेगा और एक स्थान पर क्या बनेगा? वह बनेगा और एक स्थान पर क्या बनेगा? र बनेगा। और यण संधि की हमने सामान्य पहचान ये पढ़ी है कि आपको यह व और र से ठीक पहले क्या मिलेगा? आधा व्यंजन मिलेगा। यदि यण संधि का कोई भी उदाहरण है तो आपको यह व र से ठीक पहले क्या मिलेगा? आधा व्यंजन जरूर मिलेगा, यदि यण संधि का कोई उदाहरण है। और परिवर्तन किस प्रकार होगा? यदि पहले ई और ई आ रहा है तो आपको यह में परिवर्तन करना है, और री के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है तो र में परिवर्तन करना है, उ और उ के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है तो किसमें परिवर्तन करना है? वह में परिवर्तन करना है। अब यदि हम उदाहरण देखें, इस प्रकार एक उदाहरण दे रखा है आपको, अति प्लस में अधिक दे रखा है। अति प्लस में क्या दे रखा है? अधिक दे रखा है। अब यहां पर देखें इसमें संधि विच्छेद किस प्रकार होगा या संधि शब्द किस प्रकार बनेगा? तो यहां पर देखो एस है,
यहाँ पर जो प्रथम जो शब्द है उसके अंदर हम अंतिम वर्ण निकालेंगे। तो अंतिम वर्ण देखें, यहाँ पर जो तय है, तय के नीचे मैंने हल लगाया, यहाँ पर जो स्वर आ रहा है वो कौन सा है, ई स्वर है। और अंतिम जो शब्द है उसका हम पहला वर्ण लेंगे, और पहला वर्ण यहाँ पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो ई के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए तो हमने ये पढ़ा है कि ई का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, य में हो जाएगा। तो ई का जो परिवर्तन है हमने किस में कर दिया, आधे य में कर दिया। अब इसका हम शब्द बनाएंगे, वो शब्द क्या बनेगा, ए का ए लिख दिया हमने। पहले तय के अंदर स्वर किसकी मात्रा थी, ई के, और ई का जो परिवर्तन है वो किस में हो गया है, य में हो गया है। और तय क्या हो गया है, स्वर रहित हो गया, इसका मतलब आधा है। अब यह भी यहाँ पर क्या है, आधा है, लेकिन यह के बाद में यहाँ पर जो स्वर की मात्रा आ रही है वो कौन सी आ रही है, ए स्वर की मात्रा आ रही है। अब इसके अंदर ए स्वर की मात्रा लगाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, पूरा शेष हमारे पास धी और कै बच गया। तो ये अति प्लस में अधिक से ये शब्द क्या बन गया, अत्यधिक बन गया। अब हमने ये पढ़ा है कि यह से ठीक पहले क्या हो, आधा व्यंजन हो, वहां पर संधि कौन सी होती है, यण संधि होती है। तो इस अत्यधिक के अंदर जो संधि है वो कौन सी है, यण संधि है। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अति प्लस में क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसी प्रकार यदि उ और उ के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो वहां पर आपको उ और उ का परिवर्तन किस में करना है, वह में करना है। जैसे एक उदाहरण दे रखा है, सु प्लस में अलप दे रखा है। एक उदाहरण क्या है, सु प्लस में क्या है, अलप है। अब हम देखें यहाँ पर सह के नीचे हल लगाएं तो यहाँ से जो स्वर की मात्रा आ रही है कौन सी आ रही है, ह्रस्व स्वर है। और यहाँ पर जो स्वर आ रहा है वो कौन सा है, ए स्वर आ रहा है। अब हमने ये पढ़ा है कि उ और उ के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए तो यण संधि के अंदर उ का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, आधे वह में हो जाएगा। तो उ का जो परिवर्तन हमने किस में कर दिया, आधे वह में कर दिया। अब हम देखेंगे इसका शब्द क्या बनेगा। पहले सह के अंदर स्वर कौन सा था, उ का परिवर्तन किस में हो गया, वह में। तो ये सह क्या हो गया, स्वर रहित हो गया, तो ये स्वर रहित सह लिख दिया हमने। अब वह यहाँ पर क्या है, आधा है। और यहाँ पर वह के अंदर जो स्वर की मात्रा आएगी वो कौन सी आएगी, ए की मात्रा आएगी। तो वह के अंदर ए की मात्रा लगा दी हमने, आधा ले आ गया है और पै। ये सु प्लस में अलप से क्या हो गया, सवलप हो गया। तो यहाँ पर वह से ठीक पहले क्या आ रहा है, आधा व्यंजन आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी संधि कौन सी हो सकती है, यण संधि है। तो सवलप के अंदर यदि आपको संधि पूछे तो कौन सी है, यण संधि है। उसका संधि विच्छेद पूछे तो क्या हो जाएगा, सु प्लस में अलप हो जाएगा। तीसरा जो विशेषता हमने पढ़ी है कि री के बाद में कोई भी भिन्न शब्द आ जाए, री के बाद में कोई भी भिन्न शब्द आ जाए। जिस प्रकार कोई आपको शब्द दे रखा है, मातृ प्लस में आ गया, मातृ प्लस में आ गया। अब देखो यहाँ पर माँ का माँ। अब यहाँ पर तय के अंदर जो ये जो मात्रा है वो किसकी मात्रा है, री स्वर की मात्रा है। री स्वर की मात्रा है तो तय के नीचे हम जब हल लगाएंगे तो यहाँ पर जो मात्रा आएगी वो किसकी आएगी, री की आएगी, मतलब री स्वर आ गया। और शेष यहाँ पर प्रथम वर्ण जो अंतिम जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। हमने ये पढ़ा है कि री के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए, री के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आया तो इस री का जो परिवर्तन है वो किसमें करना है, आपको रे में करना है। री का परिवर्तन किसमें करना है, रे में। तो री का हमने क्या बना दिया, रे बना दिया। अब हम देखेंगे माँ का माँ हो गया, यहाँ पर तय के अंदर पहले री की मात्रा थी, री का परिवर्तन रे में हो गया। तो तय क्या है, यहाँ पर आधा है। एक बार हम लिख दिया तय आधा है। अब रे यहाँ पर क्या है, आधा। अब इसके बाद में स्वर कौन सा आ रहा है, आ। तो रे के अंदर किसकी मात्रा लगाएंगे, आ की। तो ये रा हो गया और अंतिम ये क्या। अब इस शब्द को हम देखें तो हमने संयुक्त वर्ण के अंदर ये पढ़ा है कि तय और रे, तय और रे के योग से जो शब्द बनेगा वो क्या बनता है, त्रय बनता है। कौन सा संयुक्त वर्ण बनेगा, त्रय बनेगा। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, तय आधा आ रहा है और रे यहाँ पर क्या आ रहा है, पूरा आ रहा है। तो इसका हम शब्द बनाएंगे मात्राज्ञ। इस प्रकार हो जाएगा मात्राज्ञ। तो मात्राज्ञ के अंदर यदि आपको संधि पूछे तो क्या है, यण संधि है। यण संधि क्यों है कि यहाँ पर रे और तय ये दो वर्ण है, यहाँ पर संयुक्त वर्ण है ये। तो यहाँ पर तय तो क्या आधा है, रे यहाँ पर क्या है, पूरा है। तो रे से ठीक पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, तय आधा वर्ण आ रहा है। इस मतलब यहाँ पर संधि कौन सी हो रही है, यण संधि हो रही है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मातृपद में क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। इस प्रकार यण संधि के अंदर कितने परिवर्तन होंगे, तीन परिवर्तन होंगे। एक तो आपको ई और ई के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई और ई का परिवर्तन किस में करना है, यह में करना है। और एक उ और उ के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए तो उ और उ का परिवर्तन किस में करना है, वह में करना है। और एक री के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए तो री का जो परिवर्तन है वो किस में करना है, रे में करना है। कुछ उदाहरण और देखते हैं हम यण संधि के। जैसे एक उदाहरण आपको दे रखा है,
अत्याधुनिक एक दे रखा है आपको अत्यावश्यक, एक दे रखा है अभ्यर्थी, एक शब्द दे रखा है अभ्यास, एक शब्द दे रखा है व्याधि, एक दे रखा है व्यय, एक शब्द दे रखा है न्यून, एक शब्द दे रखा है पर्यावरण, एक शब्द दे रखा है पर्यंक, एक शब्द दे रखा है पर्यटन, इस प्रकार अत्याधुनिक है, अत्यावश्यक है, अभ्यर्थी है, अभ्यास है, व्याधि है, व्यय है, न्यून है, पर्यावरण है, पर्यंक है, पर्यटन है, या अन्य हम देखें इस प्रकार आपको दे रखा है व्यवधान। इस प्रकार के जो उदाहरण है, इन उदाहरणों में देखें तो हम संधि कौन सी है, तो यहाँ पर देखें तो यह से ठीक पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, आधा व्यंजन आ रहा है, यहाँ पर यह से ठीक पहले क्या आ रहा है, आधा व्यंजन आ रहा है, यहाँ पर यह से ठीक पहले आधे व्यंजन है, यहाँ पर भी आधा व्यंजन है, यहाँ पर भी आधा व्यंजन है। तो जितने भी उदाहरण है उनमें आपको यह से ठीक पहले क्या मिल रहा है, आधा व्यंजन मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर संधि कौन सी हो सकती है, यण संधि हो सकती है, क्योंकि हमने यण संधि में ये पढ़ा है कि आपको यह वह रह से ठीक पहले क्या मिलेगा, आधा वर्ण मिलेगा। तो इन उदाहरणों के अंदर आपको यह से ठीक पहले क्या मिल रहा है, आधा वर्ण मिल रहा है। अब इसका हम संधि विच्छेद किस प्रकार करेंगे। अब आपको यदि कोई संधि शब्द दे रखा है यण संधि के अंदर और इसका आपको संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेद करते समय आपको तीन बातें ध्यान में रखनी है। इस प्रकार के यदि आपको उदाहरण दे रखे हैं उनका यदि आपको संधि विच्छेद करना है, और संधि विच्छेद किस प्रकार करना है यण संधि के अंदर, तो आपको देखना है यदि आपको यह वह रह से ठीक पहले, यदि यह वह रह से ठीक पहले आधा व्यंजन आ रहा है, तो उस आधा जो व्यंजन है उसको हम क्या लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। पहला काम आपको क्या करना है, यदि यण संधि का यदि कोई भी उदाहरण है वहां पर यह वह रह से ठीक पहले यदि आधा व्यंजन आ रहा है, तो उस आधे व्यंजन को हम क्या लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। दूसरा काम आपको क्या करना है कि जो पूरा लिखा हुआ जो वर्ण है उस पर हम यह वह रह के अनुसार उस पर हम क्या लगाएंगे, मात्रा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मात्राएं लगाएंगे। यदि यह से ठीक पहले आधा व्यंजन आ रहा है तो यह के अनुसार मात्रा लगाएंगे, और वह के अनुसार वैसे ठीक पहले आधा व्यंजन आ रहा है तो वह के अनुसार मात्रा लगाएंगे, और ऐसे ठीक पहले आधा व्यंजन आ रहा है तो वह के अनुसार क्या लगाएंगे, मात्रा लगाएंगे। तीसरा काम आपको क्या करना है, यह वह को छोड़कर आधे यह आधे वह आधे रह को छोड़कर शेष शब्दांश है वो इस धन वाले चिन्ह के क्या लिखना है, आगे लिखना है। शेष शब्दांश आपको धन वाले चिन्ह के क्या लिखना है, आगे लिखना है। तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है कि यदि आपको यह वह से ठीक पहले आधा व्यंजन आ रहा है तो वहां पर संधि कौन सी है, यण संधि है। और यण संधि के जितने भी उदाहरण है वहां पर हम इसका संधि विच्छेद करते समय यदि आपको यह वह से ठीक पहले आधा व्यंजन आ रहा है उसे हम क्या लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। उसके बाद हम यह वह के अनुसार क्या लगाएंगे, मात्रा लगाएंगे। और मात्रा में ध्यान होनी चाहिए कि यह कब बढ़ेगा, जब ई और ई स्वर की मात्रा आएगी, और वह होगा तो वहां पर उ और उ स्वर की मात्रा आएगी, और यदि रह होगा तो वहां पर मात्रा किसकी आएगी, रह की मात्रा आएगी, री की मात्रा आएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर देखें, यहाँ पर अत्याधुनिक शब्द है, यहाँ पर आपको यह से ठीक पहले क्या आ रहा है, आधा व्यंजन आ रहा है। तो पहला काम हमें क्या करना है, यह से ठीक पहले आधा व्यंजन है उसे हम क्या लिखना है, पूरा लिखना है। इस तय को मैंने क्या लिख दिया, पूरा लिख दिया। अब हमें क्या करना है, यह के अनुसार इस पर क्या लगाएंगे, मात्रा लगाएंगे। अब हमने ये पढ़ा है कि ई और ई के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो तब यहाँ पर ई और ई का परिवर्तन किस में हो जाता है, यह में हो जाता है। तो यहाँ पर मात्रा तो किसकी आएगी, ई की आएगी। अब बात ये है कि ई की मात्रा छोटी लगाएं या बड़ी लगाएं, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि ई की मात्रा छोटी कहां पर आएगी और ई की मात्रा बड़ी कहां पर आएगी। तो यहाँ पर अति क्या है, उपसर्ग है, और उपसर्ग में हमने पढ़ा है कि ई की मात्रा क्या आती है, छोटी आती है। तो यहाँ पर तय पर ई की मात्रा क्या आएगी, छोटी आएगी। दो काम कर दिया हमने, तय को पूरा लिख दिया और ई की मात्रा लगा दी।
तीसरा काम क्या करना है, आधे या को छोड़कर, आधे या को छोड़कर शेष शब्दांश होगा उसे हम इसे धन वाले चिन्ह के आगे लिखेंगे। तो यहां पर देखिए या के अंदर जो स्वर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, आ रहा है, आ शेष धू नी क। तो इस प्रकार ये अति प्रश्न में क्या हो जाएगा, आधुनिक हो जाएगा। तो यह से ठीक पहले आधा व्यंजन है उसको हमें पूरा लिखना है और यह के अनुसार उसमें क्या लगानी है, मात्रा लगानी है। और शेष जो शब्दांश होगा उसे हम क्या लिखेंगे, धन वाले चिन्ह के क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे। तो अति प्रश्न में आधुनिक से ये शब्द क्या बन जाएगा, अत्याधुनिक बन जाएगा। इसी प्रकार हमें ये शब्द दे रखा है अत्यावश्यक। यहाँ पर भी आपको यह से ठीक पहले आधे वर्ण के बाद आधा वर्ण आ रहा है, इस आधे वर्ण को हमें क्या लिखना है, पूरा लिखना है। उसके बाद में यह के अनुसार क्या लगानी है, मात्रा। तो मात्रा किसकी आ जाएगी, ई की आ जाएगी। शेष यहाँ पर क्या बच गया, आवश्यक। अति प्लस में आवश्यक से ये क्या हो जाएगा, अत्यावश्यक हो जाएगा। इसी प्रकार अभ्यर्थी है, यहाँ पर यह से ठीक पहले आधा व्यंजन क्या आ रहा है, भय आ रहा है, भय को हमने क्या लिख दिया, पूरा। यह के अनुसार मात्रा लगाएंगे, मात्रा किसकी आएगी, ई की आएगी। ई छोटा या बड़ा तो उपसर्ग है, यहाँ पर ई की मात्रा क्या आएगी, छोटी आएगी। शेष यहाँ पर क्या बच गया, ए अर्थी बच गया। अभी प्रश्न में क्या हो जाएगा, अर्थी हो जाएगा। अभ्यास के अंदर देखें यहाँ पर भी आधा वर्ण क्या आ रहा है, भय आ रहा है, इस भय को हम क्या लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। यह के अनुसार मात्रा लगाएंगे तो मात्रा किसकी आ जाएगी, ई की आ जाएगी। शेष यहाँ पर क्या बच गया, अभी प्रश्न में आज से क्या हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर क्या दे रखा है, व्याधि है। यहाँ पर यह से ठीक पहले आधा व्यंजन क्या आ रहा है, वह आ रहा है, वह को हमने क्या लिख दिया, पूरा लिख दिया। यह के अनुसार क्या लगाएंगे, मात्रा लगाएंगे। अब मात्रा यहाँ पर किसकी आएगी, ई की, और उपसर्ग है तो ई की मात्रा क्या आएगी, छोटी। अब शेष यहाँ पर आधे यह को छोड़कर शेष यहाँ पर क्या बच रहा है, आदि बच रहा है। तो यहाँ पर वी प्लस में आदि से क्या हो जाएगा, व्याधि हो जाएगा। देखो आदि और व्याधि से वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है, तो आदि और व्याधि। एक होता है शारीरिक कष्ट होता है, एक क्या होता है, मानसिक कष्ट होता है। यदि आपको शारीरिक कष्ट के लिए पूछे तो शारीरिक कष्ट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, व्याधि का प्रयोग किया जाता है। और मानसिक कष्ट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आदि का प्रयोग किया जाता है। तो वी प्लस में आदि से क्या हो जाएगा, व्याधि हो जाएगा। इसी प्रकार वी प्लस में अय, यहाँ पर यह से ठीक पहले आधा व्यंजन है उसे हम पूरा लिखेंगे। यह के अनुसार क्या लगाएंगे, मात्रा लगाएंगे। शेष यहाँ पर वी प्लस में अय से क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। इसी प्रकार एक शब्द दे रखा है न्यून। यहाँ पर देखिए हम यह से ठीक पहले आधा व्यंजन क्या आ रहा है, नया आ रहा है। नए को हमने क्या लिख दिया, पूरा लिख दिया। अब यह के अनुसार मात्रा लगाएंगे तो मात्रा किसकी आ जाएगी, ई की आ जाएगी। अब यहाँ पर जो स्वर है वो स्वर क्या आ रहा है, दीर्घ ऊ है, तो दीर्घ ऊ लिख देंगे। नी प्लस में क्या हो जाएगा, ओन हो जाएगा। पर्यावरण के अंदर हम देखें तो यह से ठीक पहले आधा व्यंजन यहाँ पर क्या आ रहा है, रह आ रहा है। रह को हम क्या लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। अब यह के अनुसार मात्रा लगाएंगे तो मात्रा किसकी आएगी, ई की आएगी। और ये उपसर्ग है तो यहाँ पर ई की मात्रा क्या आएगी, छोटी आएगी। पढ़ी। शेष क्या बच गया, यहाँ पर यह के अंदर जो स्वर कौन सा आ रहा है, आ रहा है, तो ये प्री प्लस में क्या हो जाएगा, आवरण। चारों ओर का आवरण क्या हो गया, पर्यावरण हो गया। इसी प्रकार है प्रियंक। यहाँ पर यह से ठीक पहले आधा व्यंजन क्या आ गया, रह को लिख दिया। यह के अनुसार हमने मात्रा लगाएंगे तो मात्रा किसकी आ गई, ई की आ गई। अब शेष यहाँ पर देखो क्या बच गया, शेष यहाँ पर प्री प्लस में अंक बच गया, ए बच गया यहाँ पर। और ये अंक प्री प्लस में अंक हो गया। अंक का अर्थ क्या होता है, गोद होता है। और जिसने हमें चारों ओर से गोद में ले रखा है, ये पलंग। ये पलंग का तत्सम रूप क्या होता है, पर्यंक होता है। पलंग का तत्सम रूप क्या है, ये पर्यंक है। इसी प्रकार पर्यटन। पर्यटन के अंदर देखें तो यह से ठीक पहले आधा व्यंजन क्या आ रहा है, रह आ रहा है। रह को हम क्या है, पूरा लिखेंगे। यह के अनुसार क्या लगाएंगे, मात्रा लगाएंगे, प्री हो गया। शेष यहाँ पर क्या बच गया, अटन बच गया। तो प्री प्लस में अटन से ये क्या हो जाएगा, पर्यटन हो जाएगा। अटन का अर्थ होता है भ्रमण, चारों ओर भ्रमण करना। इसी प्रकार व्यवधान के अंदर देखें तो यहाँ पर यह से ठीक पहले आधा व्यंजन क्या आ रहा है, वह आ रहा है। वह को हमने पूरा लिख दिया। यह के अनुसार मात्रा लगाएंगे तो मात्रा किसकी आ जाएगी, ई की मात्रा आ जाएगी। शेष यहाँ पर क्या बच गया, अवधान। वी प्लस में अवधान। यहाँ पर देखो इत्यादि है। यह से ठीक पहले आधा व्यंजन क्या आ रहा है, तय आ रहा है। तय को हमने पूरा लिख दिया। यह के अनुसार क्या लगाएंगे, मात्रा। तो मात्रा किसकी आ जाएगी, ई की आ जाएगी। शेष शब्दांश यहाँ पर क्या बच गया, आदि बच गया। तो ये इति प्लस में क्या हो जाएगा, आदि। इस प्रकार ऋण संधि के अंदर आपको यह से ठीक पहले आधा व्यंजन आ रहा है तो आपको आधे व्यंजन को क्या लिखना है, पूरा लिखना है। और उसके बाद में यह के अनुसार क्या लगाई है, हमने मात्रा लगाई है। और शेष जो शब्दांश है उसे धन वाले चिन्ह के क्या लिखा है, आगे लिखा है। तो इस प्रकार ऋण संधि के अंदर तीन प्रकार से परिवर्तन पढ़े हमने। एक स्थान पर यह में परिवर्तन होगा, और एक स्थान पर वह में परिवर्तन होगा,
और एक स्थान पर किस में परिवर्तन हो जाएगा, रह में परिवर्तन होगा। एक उदाहरण दे रखा है स्वागत, एक है स्वच्छ, एक दे रखा है सवर, एक शब्द है वधवर्थी, एक है मध्वाचार्य, स्वागत, स्वच्छ, सवर, वधवर्थी, मध्वाचार्य। एक शब्द दे रखा है आपको मात्रादेश, एक है पितृपदेश, एक शब्द दे रखा है भ्रात्राज्ञा, एक दे रखा है पितृनुमति, पितराज्ञा, पितराज्ञा। इस प्रकार के जो ये उदाहरण दे रखे हैं, इनमें हम देखें संधि कौन सी है, तो यहाँ पर भी इन उदाहरणों के अंदर जो संधि है वो कौन सी है, यण संधि है। क्योंकि यहाँ पर वैसे ठीक पहले आधा व्यंजन आ रहा है, यहाँ पर रह से ठीक पहले क्या आ रहा है, आधा व्यंजन आ रहा है। अब इसका यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो आपको वैसे ठीक पहले आधा व्यंजन आ रहा है, उसे हम क्या लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। वैसे ठीक पहले आधा व्यंजन क्या है, स को हमने क्या लिख दिया, पूरा लिख दिया। अब वह के अनुसार क्या लगानी है, मात्रा लगानी है। अब मात्रा किसकी आएगी, ऊ की आएगी, और ऊ यहाँ पर सु के अंदर कौन सा आएगा, छोटा आएगा। तो सु प्लस में शेष, यहाँ पर वह के अंदर स्वर कौन सा बच गया, आ, तो यह सु प्लस में क्या हो जाएगा, आगत हो जाएगा। इसी प्रकार में देखें यहाँ पर वह के अंदर है, वैसे ठीक पहले आधा व्यंजन क्या आ रहा है, स आ रहा है, स को हमने क्या लिख दिया, पूरा लिख दिया। वह के अनुसार मात्रा लगाएंगे तो मात्रा किसकी आएगी, ऊ की आएगी। शेष यहाँ पर क्या बच गया, अच बच गया। तो सु प्लस में अच से ये क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। सवर के अंदर देखें यहाँ पर वैसे ठीक पहले आधा व्यंजन क्या आ रहा है, स आ रहा है, स को हमने क्या लिख दिया, पूरा लिख दिया। वह के अनुसार क्या लगाइए, मात्रा लगाइए। वह के अंदर यहाँ पर स्वर कौन सा आ रहा है, ए, तो सु प्लस में ये क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। अब है वधुवर्थी, यहाँ पर देखो वैसे ठीक पहले आधा व्यंजन क्या आ रहा है, ध आ रहा है। इस ध को हम क्या लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, पूरा लिख दिया। अब वह के अनुसार मात्रा लगानी है, तो मात्रा यहाँ पर क्या आएगी, ऊ की आएगी। लेकिन ऊ छोटा आएगा बड़ा आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। शब्द श्रुति के आधार पर वधु के अंदर ऊ की मात्रा छोटी आती है या बड़ी आती है। तो वधु के अंदर ऊ क्या आएगा, बड़ा आएगा, न कि छोटा है। तो यहाँ पर ऊ की मात्रा हमने बड़ी लगा दी है, वधु हो गया। अब यहाँ पर देखो शेष क्या बच गया, वधु प्लस में क्या हो जाएगा, अर्थी हो जाएगा, वधवर्थी। इसी प्रकार मध्वाचार्य है, मध्वाचार्य के अंदर हम देखें तो वैसे ठीक पहले आधा व्यंजन यहाँ पर क्या आ रहा है, ध आ रहा है। ध को हमने क्या लिख दिया, पूरा लिख दिया। अब वह के अनुसार क्या लगानी है, मात्रा लगानी है। मात्रा यहाँ पर ऊ की आएगी, लेकिन मधु के अंदर ऊ छोटा आएगा, बड़ा, तो ऊ क्या आएगा, छोटा आएगा। शेष यहाँ पर क्या बच गया, मधु प्लस में ये क्या हो जाएगा, आचार्य हो जाएगा, मध्वाचार्य, मधु प्लस में आचार्य। इसी प्रकार यहाँ पर देखो मात्रा देश, यहाँ पर त्रय के अंदर आपको त्रय वाली जो बारकड़ी वाले उदाहरण आ रहे हैं, वहां पर लगभग आपको संधि कौन सी मिलेगी, यण संधि मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर रह और तय है, तो रह से ठीक पहले आधा व्यंजन क्या आ रहा है, तय आ रहा है। तो हम रह से ठीक पहले आधा व्यंजन तय आ रहा है, उसे हम क्या लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। तो हमने इस तय को क्या लिख दिया है, पूरा लिख दिया है। अब आपको रह के अनुसार क्या लगानी है, मात्रा लगानी है। अब यण संधि में रह कब बनेगा, जब यहाँ पर स्वर कौन सा आना चाहिए, री स्वर आना चाहिए। री के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो यहाँ पर री का जो परिवर्तन है वो किस में होना है, रह में होना है। तो यहाँ पर जो हम स्वर लगाएंगे वो कौन सा लगा दिया हमने, री स्वर की मात्रा लगाएंगे। शेष यहाँ पर आधे रह को छोड़कर यहाँ पर जो शब्दांश बचा है वो है आदेश है। तो ये मातृ प्लस में आदेश से क्या बन जाएगा, मात्रादेश बन जाएगा। इसी प्रकार ये पितृपदेश है, यहाँ पर हम देखो रह से ठीक पहले आधा व्यंजन यहाँ पर भी क्या है, तय, तय को हमने पूरा लिख दिया। अब यहाँ पर रह के अनुसार मात्रा लगाएंगे तो मात्रा किसकी आ जाएगी, रे की आ जाएगी। शेष स्वर यहाँ पर कौन सा आ रहा है, ऊ आ रहा है। तो ये पितृ प्लस में क्या हो जाएगा, उपदेश हो जाएगा। और पितृ प्लस में उपदेश शब्द क्या बन जाएगा, पितृपदेश हो जाएगा। यहाँ पर भ्राता आ गया है, तो यहाँ पर ब्रहा तय के नीचे हमने रीश लगा दिया। शेष यहाँ पर क्या बच गई, आज्ञा बच गई। तो ये क्या आ जाएगा, भ्रातृ आ गया, मतलब भाई की
आ गया। पित्राज्ञा के अंदर देखें तो यहाँ पर भी रह से ठीक पहले आधा व्यंजन तय को पूरा लिख दिया हमने, री स्वर की मात्रा लगा दी है और यहाँ पर शेष क्या बच गया, आज्ञा बच गया। तो इस प्रकार ये पितृप्रश्न में क्या हो जाएगा, आज्ञा हो जाएगा। तो यण संधि के अंदर हमने 3 परिवर्तन पढ़ लिए, एक स्थान पर य में परिवर्तन हो गया, एक वै में और एक स्थान क्या है, रै में। तो हमने ये पढ़ा कि ये वै से ठीक पहले आधा व्यंजन आए थे, तो वहां पर संधि कौन सी होगी, यण संधि होगी। और यण संधि के आधार पर हमने 3 परिवर्तन भी पढ़ लिए हैं। और यदि इसका संधि विच्छेद करना है तो आपको किस प्रकार करना है कि यदि आपको इनसे ठीक पहले आधा व्यंजन आ रहा है तो आधे व्यंजन को पूरा लिखना है। इसके बाद में ये वै के अनुसार क्या लगानी है, मात्रा लगानी है, और शेष जो शब्दांश है उसे प्लस वाले चिन्ह के क्या लिखना है, आगे लिखना है। लेकिन एक दो उदाहरण जिस पर देखो, ये आ गया स्वार्थ, एक उदाहरण दे रखा है आपको, स्वार्थ दे रखा है, एक उदाहरण आपको सत्यार्थ दे रखा है, सत्यार्थ। देखो यहाँ पर स्वार्थ के अंदर देखें तो वैसे ठीक पहले आधा व्यंजन आ रहा है, और यहाँ पर सत्यार्थ के अंदर देखें तो यहाँ पर यह से ठीक पहले क्या आ रहा है, आधा व्यंजन आ रहा है। तो यहाँ पर आधा व्यंजन आ रहा है और यहाँ पर भी आधा व्यंजन आ रहा है। तो हमने ये पढ़ा कि यह और वह से ठीक पहले आधा व्यंजन हो तो वहां पर संधि कौन सी है, यण संधि है। लेकिन स्वार्थ और सत्यार्थ के अंदर यण संधि नहीं है। यण संधि के आधार पर हम देखेंगे तो वहां पर वह से ठीक पहले आधा व्यंजन क्या आ गया, स आ गया, वह के अनुसार मात्रा लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, उ की मात्रा आ गई। अब शेष यहाँ पर क्या बचेगा, अर्थ बचेगा। तो अर्थ का कोई ना कोई अर्थ होता है, लेकिन अर्थ शब्द का कोई अर्थ नहीं है, मतलब इसका सार्थक विभाजन ये सुप्लस में अर्थ नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर यण संधि तो नहीं है। अब हम संधि कौन सी देखेंगे, तो मध्य के अंदर यहाँ पर क्या आ रही है, दीर्घ स्वर आ रहा है, आ की मात्रा आ रही है। तो दीर्घ स्वर के आधार पर इसका विभाजन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 प्लस में क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, मतलब अपना हित चाहने वाला। तो 100 प्लस में अर्थ। तो यहाँ पर वह के अंदर स्वर कौन सा आ गया, ए आ गया, और यहाँ पर स्वर कौन सा आ रहा है, ए। दोनों मिलेंगे तो यहाँ पर दीर्घ रूप क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो स्वार्थ के अंदर संधि पूछे तो यहाँ पर यण संधि नहीं है, यहाँ पर जो संधि है वो कौन सी है, दीर्घ संधि है। इसी प्रकार हम सत्यार्थ के अंदर देखें तो यहाँ पर भी क्या है, मूल जो शब्द है वो सत्य नहीं है, यहाँ पर मूल शब्द क्या है, सत्य है, सत्य के लिए। तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है, सत्य, और सत्य प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, सत्य प्लस में अर्थ, मतलब सत्य के लिए। तो यह में स्वर कौन सा आ रहा है, ए, और यहाँ पर भी स्वर कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, और दोनों जो मिलेंगे तो इसका जो परिवर्तन है वो किस में हो गया, आ में हो गया। इस प्रकार यहाँ पर दोनों शब्दों के अंदर संधि है वो यण संधि नहीं होकर कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। तो कुछ उदाहरण इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है, उसका सार्थक विभाजन होना जरूरी है, ठीक है ना। सार्थक विभाजन हो रहा है तो यण संधि और सार्थक विभाजन नहीं हो रहा है तो हम दूसरी संधि करके देखें तो यहाँ पर जो संधि हो रही है वो कौन सी हो रही है, दीर्घ संधि हो रही है। अब इसके बाद में स्वर संधि का जो 5वां जो भेद है वो कौन सा है, अयादि स्वर संधि है। अयादि स्वर संधि के अंदर हम जो परिवर्तन है वो 4 प्रकार की विशेषता पढ़ेंगे, और 4 विशेषता कौन सी है, देखो। स्वर संधि का जो 5वां जो भेद है वो है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, देखो अयादि स्वर संधि के अंदर अयादि स्वर संधि के अंदर 4 विशेषताएं हैं। 4 विशेषता देखो कौन सी है। एक तो एक के बाद में कोई भी स्वर आ जाए, कोई स्वर आ जाए। यण संधि में तो हमने ये पढ़ा है कि ई और ई के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए तो इसका परिवर्तन किस में होता है, यह में होता है। लेकिन अयादि संधि के अंदर ए के बाद में कोई भी स्वर आए तो ए का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, आय में हो जाएगा। ए का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, आय में हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर यदि आपको ऐ के बाद में कोई भी स्वर आ रहा है, ऐ के बाद कोई स्वर आ रहा है तो ऐ का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, आय में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, आय में हो जाएगा। तीसरा परिवर्तन हम देखें तो यदि आपको ओ स्वर दे रखा है, ओ के बाद में कोई भी स्वर आ रहा है, ओ के साथ कोई भी स्वर आएगा तो ओ का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, औ में हो जाएगा। चौथा परिवर्तन हम देखें, औ के बाद, औ के बाद यदि कोई भी स्वर आ रहा है, कोई स्वर, तो औ का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, आव में हो जाएगा। तो अयादि संधि के अंदर 4 परिवर्तन होंगे। 4 इसकी विशेषता के रूप में हम देखें, एक स्थान पर ए बनेगा, एक स्थान पर क्या बनेगा, आय बनेगा, और एक स्थान पर क्या बनेगा, औ बनेगा, और एक स्थान पर क्या बनेगा, आव बनेगा। ये 4 परिवर्तन किस में होंगे, अयादि संधि के अंदर होंगे।
अब देखो उदाहरण किस प्रकार के आएंगे। पहला उदाहरण हम देखें ए वाला। इस प्रकार आपको एक उदाहरण दे रखा है, ने प्लस में अन दे रखा है। क्या दे रखा है? ने प्लस में क्या दे रखा है? अन दे रखा है। अब हम देखें यहाँ पर ने के नीचे हमने क्या लगा दिया? हल लगा दिया। यहाँ से जो सवर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? ए आ रहा है, और ए के बाद में यहाँ पर सवर कौन सा आ रहा है? ए आ रहा है। अब संधि इन दो सवरों में संधि होनी है। प्रथम जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण ले लिया हमने, और अंतिम शब्द है उसका कौन सा ले लिया? प्रथम वर्ण ले लिया है। अब हमने ये पढ़ा है कि ए के बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो ए का जो परिवर्तन है वो नियम के अनुसार किस में हो जाएगा? आय में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? आय में। तो ए का परिवर्तन हमने किस में कर दिया है? आय में कर दिया है। अब देखो ये नया आता है, इसके अंदर हम मात्रा किसकी लगाएंगे? ए की मात्रा लगाएंगे, तो ये नया क्या हो गया? पूरा। अब यहाँ पर यह भी क्या है? आधा है, और इस आधे यह के अंदर इस ए स्वर की मात्रा जोड़ेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा? पूरा। अंतिम वर्ण हमारे पास कौन सा बच गया? नय बच गया। ये क्या बन जाएगा? नयन हो जाएगा। अब नयन के अंदर यदि आपको संधि पूछे तो यहाँ पर संधि कौन सी है? आदि संधि है, और इसका संधि विच्छेद पूछे तो क्या हो जाएगा? ने प्लस में क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। एक के बाद में यदि कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए का परिवर्तन हमने किस में कर दिया है? ए में कर दिया है। ठीक है ना। तो पहला जो परिवर्तन है हमने ये पढ़ा है कि ए के बाद में कोई भी स्वर आए तो इसका परिवर्तन आपको किस में करना है? ए में करना है। इसी प्रकार ए के बाद में कोई भी स्वर आ जाए, ए के बाद में कोई भी स्वर आए तो ए का परिवर्तन आपको किस में करना है? आय में करना है। जैसे एक शब्द रखा है गई प्लस में अक दे रखा है। गई प्लस में क्या है? अक है। गई धातु है, गई का अर्थ क्या होता है? गाना होता है। अब देखिए यहाँ पर गए के नीचे मैंने हल लगा दिया। अब यहाँ पर जो स्वर आ रहा है वो स्वर कौन सा है? आई है, और आई के बाद में यहाँ पर कौन सा आ रहा है? ए स्वर आ रहा है। अब आई के बाद में स्वर कौन सा मेल हो रहा है? ए। और हमने ये पढ़ा है कि यदि आई के बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो आई का जो परिवर्तन है वो किस में करना है? आपको आय में करना है। आई का जो परिवर्तन है वो किस में करना है? आय में करना है। अब देखिए यहाँ पर गए आधा है, और आई का क्या बन गया? आ में परिवर्तन हो गया है। तो यहाँ पर गई के अंदर जो गए के अंदर मात्रा लगाएंगे वो किसकी लगाएंगे? आ की लगाएंगे। तो यहाँ पर का ये आधा है, इसके अंदर स्वर कौन सा आएगा? ए आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया? ये, और शेष वर्ण हमारे पास क्या बच गया? कै बच गया। तो गई प्लस में अक से ये क्या बन जाएगा? गायक बन जाएगा। तो दूसरा परिवर्तन हमने ये पढ़ा है कि आदि संधि के बाद में आई के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो आई का परिवर्तन किस में हो जाएगा? आय में हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा परिवर्तन ये है कि ओ के बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो ओ का परिवर्तन आपको किस में करना है? औ में करना है। जैसे कोई उदाहरण दे रखा है, पो प्लस में अन दे रखा है। पो प्लस में क्या दे रखा है? अन दे रखा है। अब हम देखें यहाँ पर पै के नीचे मैंने हल लगाया। यहाँ पर जो स्वर आ रहा है वो कौन सा है? ओ है। ओ के बाद में यहाँ पर भिन्न स्वर कौन सा आ रहा है? ए आ रहा है। अब ओ के बाद में कोई भी स्वर आ रहा है तो ओ का जो परिवर्तन है वो नियम के अनुसार आपको किस में करना है? ओ में करना है। तो ओ का हमने क्या बना दिया? ओ बना दिया। अब हम देखें इसका शब्द क्या बनेगा। तो पै आता है, इसके अंदर कौन से स्वर की मात्रा जोड़ेंगे? ए की। तो पै क्या हो गया? पूरा। वह भी आता है, वह के अंदर कौन सा स्वर जुड़ेगा? ए। तो वह भी क्या हो गया? पूरा। शेष हमारे पास क्या बच गया? न बच गया। तो ये पो प्लस में अन से क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा। तो इस प्रकार आदि संधि का हमने ये पढ़ा है कि यह वह से ठीक पहले आपको क्या मिलेगा? ए या आ की मात्रा मिलेगी। यह से ठीक पहले या तो ए स्वर की मात्रा मिलेगी या फिर आ स्वर की। इसी प्रकार वह से ठीक पहले या तो ए स्वर आएगा या फिर कौन सा आएगा? आ। तो यहाँ पर वह से ठीक पहले यहाँ पर स्वर कौन सा आ रहा है? ए आ रहा है, और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो गया? पो प्लस में क्या हो गया? अन हो गया। ठीक है ना। तो ये पो प्लस में अन से क्या हो गया? पवन हो गया। इसी प्रकार औ के बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो औ का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा? औ में हो जाएगा। इसी प्रकार है पौ प्लस में अन आ गया। पौ प्लस में क्या आ गया? अन आ गया। अब पै के नीचे यदि अनंत लगाएंगे तो यहाँ से जो स्वर आएगा वो कौन सा आ रहा है? औ आ रहा है। औ के बाद में जो स्वर है वो कौन सा है? ए। और हमने ये पढ़ा है कि औ के बाद में कोई भी स्वर आए तो औ का क्या बनाना है? आपको औ में परिवर्तन करना है। औ में परिवर्तन कर दिया। अब इसका हम देखो शब्द क्या बनेगा। अब पै आता है, इसके अंदर स्वर कौन सा आएगा? आ। तो आ जोड़ दिया। वह आता है, इसके अंदर स्वर कौन सा आएगा? ए। वह पूरा हो गया।
शेष हमारे पास क्या बच गया, न, तो ये शब्द क्या बन जाएगा, पावन हो जाएगा। तो पाव प्लस मन से ये क्या हो गया, पावन हो गया। तो इस प्रकार अयादि संधि के अंदर आपको 4 परिवर्तन याद रखने हैं। ए के बाद में कोई भी स्वर आए तो ए में परिवर्तन करना है, आई के बाद में कोई भी स्वर आए तो आय में परिवर्तन करना है, ओ के बाद में कोई भी स्वर आए तो आपको औ में परिवर्तन करना है, और औ के बाद में यदि कोई भी स्वर आए तो औ का परिवर्तन किस में करना है, आओ में परिवर्तन करना है। तो ये 4 परिवर्तन किस में होंगे, अयादि संधि में होंगे। एक दो उदाहरण और देखते हैं हम अयादि संधि के। देखो जैसे एक शब्द है भवन, एक शब्द दे रखा है भावुक, एक शब्द देखा है चैन, सावक, एक शब्द दे रखा है जय, एक दे रखा है विजय, एक शब्द दे रखा है भय, एक दे रखा है विधायक। इस प्रकार के जो उदाहरण दे रखे हैं, भवन है, भावुक है, चैन है, सावक है, जय, विजय, भय, विधायक। एक उदाहरण देखो, एक दे रखा है श्रवण। तो ये जो उदाहरण है इसके अंदर यदि आपको संधि पूछे तो यहाँ पर जो संधि है वो संधि कौन सी है, यहाँ पर यण संधि है। पहचान देखें हम, तो यण संधि में हमने ये पढ़ा है कि आपको ये और वह से ठीक पहले ए या आ स्वर की मात्रा मिलेगी। तो आपको यहाँ पर वह से ठीक पहले ए स्वर की मात्रा आ रही है, यहाँ पर भी वह से ठीक पहले आ स्वर है, यह से ठीक पहले ए स्वर है, वह से ठीक पहले आ स्वर है, यहाँ पर यह से ठीक पहले ए स्वर है, यह से ठीक पहले ए स्वर है, और यह से ठीक पहले ए स्वर है, और यहाँ पर भी यह से ठीक पहले क्या है, आ स्वर है। अब यहाँ पर संधि तो कौन सी है, अयादि संधि है। अब इसका हम संधि विच्छेद किस प्रकार करेंगे, तो संधि विच्छेद करते समय आपको बात बहुत ध्यान में रखनी है। इस प्रकार हमने यण संधि में पढ़ा है कि यह से ठीक पहले आधा व्यंजन हो तो उसे हम पूरा लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको जहां पर अ या आय बन रहा है उससे ठीक पहले जो वर्ण है उसे हम पूरा लिखेंगे। यहाँ पर क्या बन रहा है, अ बन रहा है, और अ से ठीक पहले हमारे पास जो वर्ण है वो कौन सा है, भय। इस भय को हमने क्या लिख दिया, पूरा लिख दिया। अब यहाँ पर अ कब बनेगा, जब मात्रा यहाँ पर किसकी आएगी, ओ की मात्रा आएगी। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि यदि अयादि संधि के अंदर ओ के बाद में कोई भी स्वर आया तो ओ का परिवर्तन किस में होता है, अ में हो जाता है। तो यहाँ पर अ बन रहा है, जिसका मतलब यहाँ पर मात्रा किसकी आएगी, ओ की आएगी। अब अ को छोड़कर शेष जो शब्दांश है इसे इस धन वाले चिन्ह के आगे लिखेंगे तो ये बहुप्लस में क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। बहुप्लस में से क्या हो गया, भवन हो गया। इसी प्रकार भावुक है, यहाँ पर देखें तो वैसे ठीक पहले जो स्वर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, आओ बनेगा। तो आओ से पहले जो भी वर्ण है उसे हम पूरा लिखेंगे। तो एक ही वर्ण हमारे पास कौन सा है, भय, इसको हमने पूरा लिख दिया। अब आओ के अनुसार मात्रा लगाएंगे तो आओ कब बनेगा, यहाँ पर मात्रा किसकी आएगी, ओ की या औ की या ऐ की, मात्रा किसकी आएगी, औ की आएगी। तो यहाँ पर हमने औ की मात्रा लगा दी है। अब आओ को छोड़कर शेष जो शब्दांश है, शेष यहाँ बच गया, यहाँ पर उ बच गया और कै बच गया। तो बहुप्लस में उक से क्या बन जाएगा, भावुक बन जाएगा। इसी प्रकार चयन है, यहाँ पर देखो ये आ रहा है और यह से ठीक पहले चय के अंदर जो स्वर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, आय बनेगा। और ए बनेगा तो संधि कौन सी है, अयादि संधि है। और यहाँ पर देखो ए से ठीक पहले जो भी वर्ण है उसे हम क्या लिखेंगे, पूरा लिख देंगे। चय को हमने पूरा लिख लिया है। और अब मात्रा किसके अनुसार लगाएंगे, ए के अनुसार। तो मात्रा किसकी आ गई, ए की आ गई। शेष यहाँ पर क्या बच जाएगा, अन बच जाएगा। तो ये चे प्लस में क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। इसी प्रकार शावक, यहाँ पर देखें वह से ठीक पहले आ स्वर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है, आओ बन रहा है। और आओ से पहले हमारे पास जो वर्ण है कौन सा, से लिख दिया हमने। आओ के अनुसार मात्रा लगाएंगे तो मात्रा किसकी आ जाएगी, औ की आ जाएगी। और शेष यहाँ पर क्या बन जाएगा, अक बच जाएगा। तो सौ प्लस में ये क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखो जय, यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये ऐसे ठीक पहले यहाँ पर जो स्वर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ए स्वर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, अय बनेगा। अब देखो
यहाँ पर अ से ठीक पहले हमारे पास वर्ण कौन सा है, एक ही है, कौन सा है, जय। जय को हमने लिख दिया। अब अ के अनुसार मात्रा लगाएंगे तो मात्रा किसकी आएगी, एक ही आएगी। अब देखो यहाँ पर क्या वर्ण आएगा, ये आएगा, या फिर आपको परीक्षा में इस प्रकार भी मिल सकता है, जय प्लस में ये आ जाएगा, या फिर जय प्लस में आपको ए दे दिया। अब देखो हमने ये लिखा है कि ए से ठीक पहले कोई भी वर्ण होगा उसे हमें क्या लिखेंगे, पूरा लिखने हैं, तो यहाँ पर जय को हमने पूरा लिखा है। और ए के अनुसार मात्रा लगाइए तो ए के अनुसार मात्रा किसकी आ गई है, एक ही आ गई है। अब आपको क्या करना है, ए को छोड़कर शेष वर्ण को आगे लिखना है। अब यदि यहाँ से ए को अलग करेंगे तो यहाँ पर यह को तो हमने अलग कर लिया है। अब यह के अंदर जो स्वर आ रहा है स्वर की मात्रा को यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर यह नहीं आएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यह के अंदर जो स्वर है वो कौन सा है, ए स्वर है, तो इसका विभाजन क्या हो जाएगा, जे प्लस में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो जे प्लस में क्या हो गया, ए हो गया, तो इसका जे प्लस में ऐसे ही क्या बन जाएगा, जय बन जाएगा। इसी प्रकार देखें विजय, यहाँ पर देखो यह से ठीक पहले यहाँ पर भी स्वर कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या बन रहा है, आय बन रहा है। और ए से पहले हमारे पास दो वर्ण है, एक तो वी है और दूसरा कौन सा है, जय। तो वी और जय हमने लिख दिया। अब ए के अनुसार मात्रा लगाएंगे तो मात्रा किसकी आएगी, एक ही आएगी। अब यहाँ पर शेष क्या बच जाएगा, यह बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो विजय प्लस में क्या हो जाएगा, ए से क्या बन जाएगा, विजय। इसी प्रकार भय, यहाँ पर भी यह से ठीक पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या बनेगा, ए बनेगा। यहाँ पर एक वर्ण लिख दिया हमने भय, मात्रा लगा दी एक ही, शेष क्या बच गया, ए बच गया। अब देखो विधायक, इसका यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर देखो यह से ठीक पहले जो स्वर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है, आय बन रहा है। और आय बनेगा तो आय से ठीक पहले जो भी वर्ण है उसे हम क्या लिखेंगे, पूरा लिख देंगे, तो वी और ध। अब आय से ठीक पहले जो वर्ण है उस पर हम क्या लगाएंगे, मात्रा लगाएंगे। तो मात्रा आय के अनुसार मात्रा किसकी आ जाएगी, अय की मात्रा आ जाएगी। और शेष जो बचेगा वो शेष क्या बन जाएगा, अक बन जाएगा। तो ये विधेय प्लस में क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा। और विधेय प्लस में अक से क्या बन जाएगा, विधायक हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आदि संधि के अंदर चार जो परिवर्तन पढ़े हैं, चार परिवर्तन पढ़े हैं कि ए के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए तो इसका परिवर्तन किस में करना है, आपको अय में करना है। ओ के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए तो उसका परिवर्तन आपको अव में करना है। आई के बाद में कोई भी परिवर्तन आए तो कोई भी स्वर आए तो आई का जो परिवर्तन है वो किस में करना है, आपको आय में करना है। और अव के बाद में कोई भी स्वर आए तो अव का जो परिवर्तन है वो किस में करना है, आव में करना है। तो इस प्रकार आपको उदाहरण मिलेंगे, भवन है, चयन है, शावक है, जय, विजय, विधायक है, विधायिका है, गायक है, गायिका है, नायक है, नायिका है। इस प्रकार के उदाहरण आते हैं। वहां पर जो संधि है वो कौन सी है, आदि संधि है। एक उदाहरण आपको इस प्रकार दे रखा है, श्रवण। इस श्रवण के अंदर देखें तो यहाँ पर भी जो संधि पूछे तो संधि कौन सी है, आदि संधि है। यहाँ पर देखो वैसे ठीक पहले यहाँ पर ए स्वर आ रहा है, ऐसे ठीक पहले जो वर्ण है उसे हमने क्या लिख दिया, पूरा लिख दिया। अब यहाँ पर ए और वह, इसका मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है, अ बन रहा है। और अ के अनुसार मात्रा लगाएंगे तो मात्रा किसकी आएगी, ओ की आएगी। अब देखो शेष यहाँ पर ए और अण बच गया, लेकिन यहाँ पर अण नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, स्रो प्लस में क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। और नय का जो परिवर्तन है वो व्यंजन संधि के नियम के अनुसार किस में हो जाता है, अणय में हो जाता है। तो इसका सार्थक विभाजन क्या हो जाएगा, स्रो प्लस में क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। एक उदाहरण और है, एक उदाहरण दे रखा है आपको, वट वृक्ष दे रखा है। क्या दे रखा है, वट वृक्ष दे रखा है। इसका यदि हम संधि विच्छेद करें या इसके अंदर आपको संधि पूछे तो संधि कौन सी है, वट वृक्ष के अंदर हम संधि पूछे तो यहाँ पर संधि कौन सी है, आदि संधि है। आदि संधि किस प्रकार है, देखो यहाँ पर वह आधा है या पूरा, यहाँ पर वह के अंदर री स्वर आ रहा है, इसका मतलब वह यहाँ पर क्या है, पूरा है। और वह से ठीक पहले यहाँ पर टै के अंदर जो स्वर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, अ बन रहा है। और अ बन रहा है तो यहाँ पर संधि कौन सी है, आदि संधि है। और आदि संधि के आधार पर देखें तो अ से ठीक पहले जो भी वर्ण है उसे हम पूरा लिखेंगे। तो वह और टै दो वर्ण हमने लिख दिया। अब इस पर अ के अनुसार हम क्या लगाएंगे, मात्रा लगाएंगे। और अ के अनुसार मात्रा लगाएंगे तो मात्रा यहाँ पर किसकी आएगी, ओ की आएगी। अब देखो यहाँ पर शेष क्या बचेगा, वटो प्लस में वृक्ष आएगा या वटो प्लस में रिक्शा आएगा। देखो अ को छोड़कर शेष शब्दांश। अब अ के बाद में यहाँ पर वह के अंदर जो स्वर है वो कौन सा है, री स्वर है। और शेष क्या बच गया, अक्षय। तो ये वटो प्लस में क्या हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा। वटो प्लस में वृक्ष, ये क्या बनेगा, वट वृक्ष बनेगा। तो इस प्रकार आदि संधि के अंदर हमने क्या पढ़ लिए हैं, चार परिवर्तन पढ़ लिए हैं। तो स्वर संधि के जो तीन भेद है उसमें हमारा पहला जो भेद है स्वर संधि वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और स्वर संधि के जो पांचों जो प्रकार है वो हमने पढ़ लिए हैं। दीर्घ स्वर संधि हो गया है,
गुण हो गई है, वर्दी हो गई है, यण हो गई है और अयादी हो गई है। और अब शेष संधि हमारे पास व्यंजन संधि है और एक कौन सी है, विसर्ग संधि है। वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर व्यंजन संधि के जो नियम है वो व्यंजन संधि के नियम पढ़ेंगे। धन्यवाद।